सही वास्तुशास्त्री, सही न्यूमरोलॉजिस्ट असली नकली कैसे पता लगाए? आपको जान के हैरानी होगी कि वास्तुशास्त्र नाम का कोई शास्त्र नहीं है। अमिताभ बच्चन जब अमिताभ बच्चन बन गया या विराट कोहली जब विराट कोहली बन गया, ग्रीन पेन से लोगों ने कुछ नंबर लिख दिए कि आपके पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये लिखो इससे पैसा आ जाएगा। ये क्या साइंस है सर? पाखंड है। रोमन नंबर की जो घड़ियां होती है और स्पेसिफिक कुछ कलर की घड़ियां अगर आप लगाएंगे तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। मैंने कोई पत्थर नहीं पहना, कोई माला नहीं पहनी। इट मीन्स क्योंकि आपके लोशो में ये नंबर आता है। लोग धन के लिए ही वास्तु के पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं मान लेता हूँ, चलो मुझे वास्तु नहीं आता हो, किसी को तो आता होगा। वो टॉप 10 में क्यों नहीं आज तक? पूरे इंडिया की बात करिए यार। सबसे पहले लोशो को मैं लेकर के आया। प्लेन क्रैश हो गया तब तुम कह रहे हो 87 फलाना फलाना नंबर। अरे तो पहले बताते ना भाई। आप अमृतांशु तुम बताओ। 27 नवंबर 1998। इनके फैमिली में किसी का नाम एस से आता है? सर वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन वास्तु को लोग स्पेसिफिकली घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी। इस वास्तु में बहुत सारी चीज़ें आती है जो लोग भ्रमित भी हो रहे हैं, जी है ना। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तु एक्चुअली है क्या? वास्तु की अगर हम एक परिभाषा की बात करें, किताबी बात करें, तो मैं जो बोलता हूँ कि वैदिक आर्किटेक्चर सिस्टम को वास्तु बोलते हैं। भवन निर्माण की वह कला जो 5 एलिमेंट्स के हिसाब से की जाए, 5 तत्वों से तालमेल सामंजस्य बिठा कर की जाए, वह वास्तु है। ये एक आम भाषा हो गई, लेकिन घर के लिए यूज हो ये वास्तु, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं है? हाँ, जहाँ पे भी ह्यूमन बॉडी है, जहाँ पे भी आदमी रहता है, जहाँ भी अपना वो टाइम निकालता है, भले ही आपका स्टूडियो ही हो, आपका घर हो, आपका कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, मकान है, दुकान, कुछ भी जहाँ पे भी मानव जीवन ने थोड़ा दिन तक वहाँ रखना है, थोड़ा टाइम लगाना है, या रूटीन में डेली में रह रहा है, तो इसलिए वास्तु 4 प्रकार का है। नंबर 1 हम बात करते हैं रिलीजियस वास्तु की। रिलीजियस वास्तु का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई मंदिर बनाना है, कोई आश्रम बनाना है, कोई मठ बनाना है, कोई बावड़ी, कोई कुआं, को आपको मालूम है ना, कुआं पूछते हैं। जी जी जी। ठीक है ना, ये सब रिलीजियस वास्तु में आता है। तो पहले के टाइम पे लोग ये वास्तु देखकर बनाते थे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जहाँ पर पानी मिल जाए वहाँ पे कुआं खोद दिया और फिर वो कुआं वहाँ पर हो गया, क्योंकि कुआं किस तरह से वास्तु के हिसाब से डिजाइन होगा। हाँ, पहले आपको पता होगा कि नारियल से, आप झारखंड में जाएंगे तो एक अमरूद की डंडी से, टहनी से वो ये बता देते हैं कि यहाँ पे पानी होगा, प्लस यहाँ पे मीठा पानी होगा। अच्छा, ये भी बताते थे? यस। मीठा, आम भाषा में मीठा बोलना मीन्स कि जो कि एक तरीके से फिल्टर्ड वाटर है, पीने लायक पानी है। ठीक है ना, जिसमें किसी की जो दूषित नहीं है, ठीक है ना, वो भी पता लगता था। ठीक है ना, इसीलिए पर्टिकुलर कुआं की पूजा होती थी। अच्छा, ये एक चीज। अब बात दूसरे, जब वास्तु की बात करते हैं, रेजिडेंशियल वास्तु यानी डोमेस्टिक वास्तु, सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे ज्यादा, क्योंकि घर तो सारा बंदा बनाता ही है जी। तो वो इसीलिए प्रचलन में वही है। तो इसी तरीके से फिर औद्योगिक वास्तु यानी इंडस्ट्रियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु। आप कोई शोरूम बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई सैलून बना रहे हैं, कोई बुटीक बना रहे हैं, कोई मॉल बना रहे हैं, ये सब क्या है? कमर्शियल वास्तु है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके के वास्तु होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आपने क्या क्वेश्चन किया था, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, क्या ना, कि ये इनका भी तो एक रोल है ना कहीं, तो वास्तु के साथ ये कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपको आपका भाग्य ही बताएगा ना कि आपको कैसा वास्तु मिलेगा। आप देखते हैं समटाइम्स आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। मेरे एक क्लाइंट हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस के हेड है इंडिया के, तो जिस टाइम उन्होंने वो कोठी वगैरह ले रहे थे तो मैंने देखा, मैं कहा जी इसका वास्तु में यहाँ दिक्कत है, गुड़गांव में रहते हूँ, तो मैंने कहा यहाँ है। मैं कहा लेकिन आप इसको ले लो, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रह नहीं पाओगे। वही वाली बात, कोठी लेते वो लंदन चले गए, अब नेक्स्ट मंथ वो अमेरिका जा रहे हैं, कई सालों के लिए जा रहे हैं। अब तो फैमिली के साथ ही जा रहे हैं हम तो हमें ये पता लग जाता है कि ये चीज़, तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सच बात तो ये है कि वास्तु ज्योतिष का एक छोटा सा पार्ट है,
ये भी ज्योतिष का ही पार्ट है? ज्योतिष का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। ओके। लेकिन इन दिनों में ये वो बच्चा है जो सर पे चढ़ा हुआ है अदरवाइज ज्योतिष ही है। तो Okay. मैं खुद ज्योतिषी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ज्योतिष का एक छोटा सा पार्ट है। ओके। कि तो वास्तु भवन निर्माण की वो कला, वो सिस्टम है जहाँ पे आदमी सुख मिल जाए उसको, ठीक है ना। धन इसका मतलब नहीं है, लेकिन लोग धन के लिए ही वास्तु के पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, एक सेकंड में समझ में आएगी आपकी भी और आपके ऑडियंस की भी, कि यदि वास्तु से ही कोई बंदा पैसे वाला बनता, कोई रईस बनता, मैं मान लेता हूँ चलो मुझे वास्तु नहीं आता, वो किसी को तो आता होगा, वो टॉप 10 में क्यों नहीं है आज तक? लेकिन एक बात कही जाती है कि जो दक्षिण का वास्तु है, दक्षिण है भारत का, वो वास्तु के हिसाब से बड़ा अच्छा है, इसीलिए दक्षिण के पास पैसा ज़्यादा है। एक ये, दूसरा ऐसा कहा जाता है कि दुबई जो है वो वास्तु के हिसाब से डिजाइंड है पूरा का पूरा, इसीलिए वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। नहीं, आप जो बात अगेन कर रहे हैं वो जगह की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो नगर वास्तु की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ कि अगर वास्तु से पैसा आता होता तो व्यक्ति विशेष पैसे वाला होता ना जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, कोई टॉप 10 में कोई है, टॉप जो रईस लोग हैं या 100 में से भी आता है कोई वास्तु कंसल्टेंट? नहीं आता। या आपने, हम एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, 14 वर्ष का ब्राह्मण होता है, 60 वर्ष का जजमान होता है, वो उसके पैर छूता है, वो क्यों नहीं रईस हो जाता? वो उसके मंगल कामना के लिए, हमने यज्ञ सब करने के लिए आता है। ये तो आपने बड़ी गहरी सी बात कह दी कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि ये सच में, क्योंकि जिसके पास वो साइंस है वो स्वयं क्यों नहीं बड़ा हो पा रहा है? वो दूसरों की रेमेडीज दे रहा है लेकिन अपने लिए क्यों नहीं कर पा रहा? इसके रीजंस क्या हैं फिर? नहीं, उसमें चीज़ क्या है कि उसका जो भाग्य है सेवा करना है, यूँ मान लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने सेवा शब्द नहीं है, ब्राह्मण के लिए मैं सेवा शब्द नहीं यूज करता, ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए तो उसका कर्म है उसकी सेवा करना, मेरा कर्म है उसकी मेरे को सेवा करवाना, मेरे को मेरा भाग्य ये मिला, ठीक है ना। अब मेरे पास अगर जो तिजोरी बना रहा है वो तिजोरी खुद नहीं रखता, ठीक है ना, वो लाला जी रखते हैं, तो मेरे नसीब में पैसा है तभी तो मुझे तिजोरी की जरूरत है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वास्तु के नाम का वहम नहीं करना चाहिए। यदि आपको भगवान ने कोई घर दिया है तो आप पहले तो वैसे ही लक्की हो गए ना कि आपके पास घर है, तभी तो किसी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत भी क्या होती। तो ये सोचना नहीं है। इसमें क्या है कि वास्तु जिंदगी में ओनली 20% है, बस 30% जो है उसकी डेस्टिनी है, 50% उसका कर्म है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी गीता में लिखा गया, गीता में परसेंटेज नहीं बताएगी, परसेंटेज मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि एक आम व्यक्ति को समझ में आए, वो इसके वहम में ना पड़े। यदि किसी को कोई अपवाद होता है, अति भाग्यशाली होता है, कुछ भी ना भी करे तो भी उसको बहुत, लेकिन उस अपवाद के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, कोई सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते हम कि भाई यही होता है, ऐसा नहीं है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या रेकी या जितनी भी इस टाइप की विधा हैं या जो भी हैं, रेकी है वो जापान की है, हम आजकल आपने सुना होगा लोशो ग्रिड, वो चाइना का है। लोशो ग्रिड तो बहुत फेमस है न्यूमरोलॉजी में। आपने क्या बोला? न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी में नहीं है जी। जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी नहीं आती वो लोग लोशो, इंडिया में मैं पूरे इंडिया की बात कर जा रहा हूँ, सबसे पहले लोशो ग्रिड को मैं ही लेकर के आया। आप लेकर आए हैं? यस। मैं जिनको आप बड़ा आदमी जिनको मान रहे हैं इस टाइम पे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, नाम लेने के लिए मैं आए भी नहीं, मुझे को अपना कॉलर खड़ा नहीं करना। बिल्कुल, मैं को सिंपल एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ कि वो मेरे स्टूडेंट रहे। एज में हम एक ही जैसे हैं, एज वाली बात नहीं है, एज में तो हम में कुछ डेज का फ़र्क है, तो हम सेम एज के हैं। तो उसमें क्या कर, उन्होंने खिचड़ी बना दी, बनाने थे आपको चावल अलग बनाने थे, दाल अलग बनानी थी, दोनों चीज़ें होती हुई अलग हैं। सर इसे फिर ब्रेक डाउन करिए, क्योंकि ऑडियंस के लिए तो लोशो ग्रिड आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी में भगवान है, और वो उसी ग्रिड के बेस पर नाम भी बदल रहे हैं, उसी ग्रिड के बेस पर कई लोगों को तो राजयोग भी बताया जा रहा है, और उनकी जन्मपत्री भी उसी से खोल दी जाती है। तो लोशो ग्रिड कहाँ तक सही है, और अगर नहीं सही है तो क्या सही तरीका है न्यूमरोलॉजी का? फिर सही नहीं,
पहले तो समझ लीजिए कि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या हुआ? अंक ज्योतिष। दूसरी हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की वैदिक अंक ज्योतिष। हालांकि वेदों में कहीं अंक ज्योतिष नहीं बताया गया। ये दो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। हम जिस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, 2-3 तरीके की न्यूमरोलॉजी है। एक तो नॉर्मली अमेरिकन होती है, और एक ब्रिटेन की, और एक भारतीय है। जो भारतीय है हम उसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं, अदरवाइज वेदों से उसका कोई लिंक नहीं है। समझाने के लिए भारतीय अंक ज्योतिष को हम वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं। नहीं, क्या अंक ज्योतिष जिस तरह से हमारे यहाँ पे ज्योतिष चलता है, क्या ये एक शास्त्र का पार्ट है या फिर ये बाद में? बिल्कुल ये शास्त्र का पार्ट है। यस यस। अच्छा, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है। वैदिक तो समझाने के लिए बोल देते हैं। वैदिक का मतलब होता है कि भारतीय। ओके। अदरवाइज कोई मतलब नहीं। कोई आदमी को भारतीय बोलो तो वो कंफ्यूज होता है, वैदिक बोलने से वो समझता है। ओके, भाई इतनी सी बात है। अदरवाइज कोई उसका अगर शब्दों की बात करेंगे तो वैदिक कुछ नहीं आता। तो फिर लोशो ग्रिड कहाँ से आ गया? चाइना का है। नहीं, लेकिन इंडिया में क्यों आ गया? अरे भाई, इंडिया में आपने लाफिंग बुद्धा नहीं आया क्या? फेंगशुई नहीं आया क्या? विंड चाइम नहीं आया क्या? ये तो मार्केटिंग है। लेकिन वो तो फैशन के तौर पे लोगों ने खरीदना शुरू करा। जो चीज़ इजी होती है, सबसे इनसिक्योर इस दुनिया में पता कौन है? मानव, आदमी, व्यक्ति। वो जहाँ भी थोड़ी सी उसको कंफर्ट मिलता है, सुविधा मिलती है, उसको आराम मिलता है, वो वहाँ चला जाता है। जहाँ उसको थोड़ा मज़ा आ रहा है, जो करने में आसान है, तो वो कर लेता है उसको। अब एक घंटी खरीद के लानी है, विंड चाइम लगानी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरी बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसका विरोध, मैं भी मानता हूँ उनको, मैं भी लोशो ग्रिड करता हूँ, बात वो नहीं है। तो हमने घंटी लगा दी, उसकी एक अच्छी साउंड आ रही है, अच्छी चीज़ आ रही है, अच्छा थोड़ा मधुर हो रहा है, तो अच्छा तो लगेगा, ठीक है ना। वो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम दूसरी घंटी बजाना नहीं चाहते जो हमें पंडित जी ने बताई है। वहाँ पे हमें लगता है कि हम रूढ़िवादी हैं, वहाँ पे हमें लगता है हम पढ़े लिखे, हम फैशनेबल हैं, हम कॉर्पोरेट हैं। हमें गणपति जी लगाएंगे तो हमें लगेगा यार हम अनपढ़ आदमी हैं, शायद पंडित जी ने दिया ना, ठीक है ना। कोई पंडित जी के पास एजुकेशन बेस नहीं है कुछ, उसको तो 4 मंत्र आते हैं तो इसलिए हम मानते हैं। जबकि पंडित का मतलब ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था। पंडित का मतलब ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। और जो व्यक्ति, अब आपकी बात कर रहे हैं, आपके बीच में बात काट रहा हूँ कि वो ब्राह्मण के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण के पास इतना ज्ञान है, उसको पता है कि मुझे मोक्ष इस पैसे ने नहीं दिलवाना, इसलिए वो पैसे का लालची नहीं है। आपको कभी भी इस संसार में धनवान व्यक्ति वंदनीय तो हो सकता है, पूजनीय नहीं हो सकता। आप प्रेमानंद जी के पास जाते हो, फलाना शास्त्री जी के पास जाते हो, फलाने फक्कर बाबा के पास जाते हो, करोली नीम करोली, या भी कहीं भी जाते हैं, क्या आप क्या कहते हैं कि वो धनी थे इसलिए जा रहे हो आप? पूजनीय है, वो पूजनीय है। तो पूजनीय हम आपको ज्ञान बनाता है, धन्य बनाता। तो ब्राह्मण को तो इससे कोई लेना देना नहीं। और हमारा तो ये सिस्टम है कि हमें इतना ही कमाना होता है जिससे कि हमारा जीवन निर्वाह, यानी हमारा गुजारा हो सके। वो धनी नहीं बनना उसको। सर जी, वो उसको धन का क्या? धनी व्यक्ति तो क्या पैर छू रहा है? इतने बड़े अंबानी जी तो प्रयागराज में जो डुबकी लगा के आ गए, उनको पैसे की कमी है। नहीं तो क्या आप ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो हमारी जनरेशन्स हैं वो अपनी वैदिक संस्कृति से हटकर अंग्रेजी संस्कृति की तरफ शिफ्ट हो चुकी है? आप जो बात कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन से मतलब नहीं है, मैं अपनी जनरेशन की बात करे जा रहा हूँ, उससे भी पहले की बात करे जा रहा हूँ। सिखाया तो उन्होंने ही है। टाई पहनना तो हमारे पिताजी ने सिखाया। पिताजी मेरा फादर नहीं पहनते थे, जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि गुलाम तो वो थे, हम तो आज़ाद देश में पैदा हुए, तो उनके लिए इंग्लिश का प्रभाव था जो उन्होंने हमारे ऊपर भी छोड़ा, वो अभी तक भी है। तो हम लोगों ने अपने बच्चे खराब किए। हम उनको ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, किसी को दोषी बोल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना उतना ही मुश्किल है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उल्टा आज के जो बच्चे वो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, विराट कोहली प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। आज की जनरेशन के पास सभी ऑप्शंस हैं। वो बटन दबाएंगे, वो चाहे पोर्न वीडियो देख ले, चाहे वो आपका पॉडकास्ट देख ले, चाहे वो शास्त्री जी की कथा सुन ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो ऐसा नहीं है, अब ऑप्शंस बहुत हैं। जिसके जैसे संस्कार हैं, जैसा उसका विचार है, उसको वैसी चीज़ें मिलती हैं, दिखती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके मेरे पास आने का माध्यम, आपकी वजह भी मेरे को ये क्या, मैंने खुद ने आपका पॉडकास्ट देखा हुआ है, मैं खुद बड़ा फैसिनेट हुआ। मैं कहा यार यंग लड़का किस ढंग से क्वेश्चन करता भाई, आपके बारे में बात कर रहा हूँ।
सडनली वो मैं टीवी चला रहा, मैं कभी कभी देखता हूँ टीवी, तो टीवी में वो देखा तो मैंने वो आ रहा था आपने किसी अम्बुबाची मेले पे किसी के साथ जी किया, जी, कामाख्या असम, हाँ गए थे हम। तो वहाँ वो मैंने पॉडकास्ट पहली बार आपका देखा, जी, मेरी खुद की इच्छा थी तो आज आपके साथ हूँ। तो अब जो बातें हैं कि न्यूमरोलॉजी की हम जो बात कर रहे थे, तो न्यूमरोलॉजी 3 तरीके की है, और हम एक चीज़, उसके बाद आता है लोशो ग्रिड, उसमें भी नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है ना जी पूरी दुनिया में। तो ये कोई मतलब नहीं है कि जो भी नंबर है वो न्यूमरोलॉजी हो गई। अब क्या हो गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर की भी होती है, अकाउंट नंबर, यानी जिस चीज़ में नंबर हो जाए वो न्यूमरोलॉजी। तो क्या एक चीज़ और हो गई है, हाँ, साइंटिफिक लोगो, मेरे को ये समझ में आती है उसमें कौन सा मोटर, कौन सा मैकेनिज्म लगाएगा वो, जिसमें साइंटिफिक हो जाएगा। आप देखो ना कि जब हम पढ़ा रहे हैं या देख रहे हैं या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो क्या करता है, वो मैगडी के लोगो पे आके खड़ा हो गया है या किसी बड़े ब्रांड के आगे खड़ा हो गया, और फिर वो बोल रहा है कि ये देखो जी इसमें, उन्हें उसको डॉट ज़बरदस्ती कनेक्ट कर दिए गए। अरे भाई तुम ये बताओ ना कि हमने इस बंदे को ये इसका साइंटिफिक लोगो बनाया था, अब ये टाटा बन गया, ये अंबानी बन गया, तब तो तुम नहीं बता रहे। प्लेन क्रैश हो गया तब तुम कह रहे हो 787 फलाना फलाना नंबर। अरे तो पहले बताते ना भाई, प्लेन तो पहले भी उड़ ही रहा था ना, उस टाइप की डेट्स तो पहले भी आई हैं ना, पहले क्यों कहाँ चला गया था आपका गणित। तो किसी भी डेट पर हम क्या है, आप हीरो बन चुके, उसके बाद आपका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, पहले क्यों नहीं किया। लेकिन ये तो फैशन है। एग्जैक्टली, आपने इसको फैशन प्लस डर का फैशन है ये। जब आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं या बहुत सारी इज्जत आ जाती है या कोई भी चीज़ जब ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है, फिर आपको उसको संभाल करनी पड़ती है। तो उस संभाल में आपको फिर आप हर पहलू, वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, आप उसको सोचते हैं। सर जी लोगों का तो हाल बुरा है, सॉरी मैं वैसा बोल गया हूँ, कहेंगे जी मैं तो ये 5 साल वैष्णो देवी गया, 15 साल में तारापीठ गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वो फलाने बाबा जी के पास गया, वहाँ फ़ायदा हो गया, मैं उसको मानने लगा। लोग भगवान 2 मिनट में बदलते हैं जी। अब क्या बोलूँगा जी इस बात पे, भगवान बदल के रख देते हैं कि जो वहाँ मंदिर जाएंगे, फलाने जगह पे जाएंगे तो काम हो जाएगा। डील करते हैं, डील। तो फिर एक्चुअल चीज़ क्या है इसके पीछे, साइंस क्या है? अगर हम वास्तु की बात भी करें या नंबर्स की बात भी करें, तो इनके पीछे फिर क्या चीज़ काम कर रही है तो जिनके लिए करती है? सिर्फ भाग्य तो नहीं हो सकता। देखिए कुछ चीज़ें ज़िंदगी में, सबसे पहला कोई भी ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल शुरू होता है। आपको ये पता लग जाए कि नरेश सिंगल जी चने बेचते हैं बाहर, छोले कुलचे बेचते हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन ही नहीं करोगे ये। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल है। आपने मेरी को डिग्री नहीं देखी, ठीक है ना, आपको पता लग गया ये फलाना व्यक्ति डॉक्टर है, आप MBBS की जाकर उसकी डिग्री नहीं चेक करते, आप जाके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ सबसे पहले अंधविश्वास से शुरू होती है, फिर विश्वास पे होती है, फिर जाके तर्क आता है। लॉजिक सबसे लास्ट की चीज़ है। और कभी कभी तो हम इतने भोले बन जाते हैं, कोई भी चीज़ मानने को तैयार है, यहाँ तिलक करो, वहाँ करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब टाइप का तिलक लगाने को तैयार है। और कभी कभी हम पूरे साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो हमसे बड़ा कोई डॉक्टर, हमसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, हम पूरे लॉजिक की बात करते हैं। पढ़ी हमने सिर्फ 10th तक है साइंस, या 12th तक पढ़ी है मुश्किल से, और हम अब्दुल कलाम से कम नहीं समझते अपने आप को। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो अपनी जो साइंस कोर कॉम्पिटेंसी है वो उसको बेच नहीं रहे हैं कि यार ये ले लो। वो बता रहे हैं कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि यार कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, तब आओ। मतलब आप ये कह रहे हो भाई पहले जांचो परखो, उसके बाद मेरे पास आओ, तब मैं बताऊंगा। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये मान लेना चाहिए कि हर चीज़ के पीछे साइंस नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के पीछे मैं वजह नहीं जानता हूँ, अगर मान लीजिए सपोज मैं अनाथ भी हूँ, मुझे अपने माँ बाप का पता ही नहीं है, तो फिर भी तो मैं अनाथ तो नहीं हूँ ना, मुझे किसी ने तो पैदा किया है ना। मुझे उसका नाम नहीं मालूम, मुझे पता नहीं है वो है कहाँ, लेकिन ये तो पता है ना कि मुझे किसी ने पैदा किया है, ये तो तय है ना। तो साइंस के मुताबिक और शास्त्रों के मुताबिक कोई भी चीज़ बिना किसी बात के नहीं टपकती है और ना ही विलीन हो जाती है। किसी न किसी रूप में वो रहती है वहाँ पर। तो अभी मैं आपसे ना दोनों चीज़ों पे अलग अलग बात करूँगा जी। पहले मैं अपने पहले वाले टॉपिक पर ही आता हूँ, वास्तु। अब वास्तु को लेके लोग भ्रमित बहुत हैं। मैं आपको बताता हूँ भ्रमित कैसे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को ज्ञान है या ज्ञात है,
उसके हिसाब से वास्तु डिज़ाइन हुई थी हमारे घरों के लिए या खुले मैदानों के लिए जहाँ पे घर बन रहे थे, अगर मैं घर के वास्तु की बात करूँ। आज के परिवेश में चीज़ें बदल चुकी हैं और आज लोग फ्लैट्स में, जैसे कि बड़ी सिटीज़ में फ्लैट्स में शिफ्ट हो चुके हैं। अब जहाँ फ्लैट्स में शिफ्ट हो चुके हैं उसके जितने फ्लैट्स बने हैं सारे के सारे एक ही तरह से एक ही स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं जी। अब जब हम किसी से कहते हैं आप आके मेरा फ्लैट देखिए, उसका वास्तु करिए, उसको समझिए, ना तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, अगर कर भी देंगे तो भी मुझे लगता नहीं परमिशन मिलेगी पहली बात तो, फिर वहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स लगाने की बात होती। तो पहले आप मुझे समझाइए कि जो आज का टाइम है उसमें वास्तु फ्लैट्स में कैसे काम करती है। करेक्ट, मैं आपको इजी करता हूँ और इजी करता हूँ आपके लिए और आपके ऑडियंस के लिए। सपोज 10 मंजिल फ्लैट है, 10 टाइप के लोग उसमें रह रहे हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई बहुत अमीर भी है ना, कोई रोगी भी है, कोई तंदुरुस्त भी है। उसका बेसिक आर्किटेक्चर सिस्टम यानी बेसिक वास्तु तो सब सेम है, तो तीनों सबका रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन अलग अलग रिजल्ट हैं। अब इसके बाद हम एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है क्या? नहीं, कुछ शक्लें मिलती तो हैं, एक जैसी नहीं है। उनके थंब इम्प्रेशन एक जैसे हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हैं, नहीं है ना, होना चाहिए ना। अगर हम एक सोचें कि अगर एक डाई है, एक मोल्ड है, तो उसके सारे प्रोडक्ट वैसे ही निकलेंगे ना, बट ऐसा नहीं है, ये इस पे लागू नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ हम लोग करते हैं कस्टमाइज्ड वास्तु। कस्टमाइज्ड वास्तु, ये मैंने पहली बार सुना वर्ड। हाँ नहीं, मेरे पे तो आता ही है, मैंने पहली बार सुना कस्टमाइज्ड वास्तु। कस्टमाइज्ड वास्तु का अर्थ ही होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए क्या ठीक है। आपके लिए, आपको मान लीजिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई है, तो हम डॉक्टर क्या करेगा? घी बंद कर देगा आपका। आपको पथरी बनती है तो आपको क्या करेगा? क्या बोलेगा कि आपको टमाटर नहीं खाने, स्टोन बनता है आपको। आपको जॉन्डिस है तो आपको बोलेगा हल्दी नहीं खानी। लेकिन इन सबके तो फायदे हैं, इंडिविजुअली तो हल्दी के अपने फायदे हैं, घी के अपने फायदे हैं, है ना, टमाटर के अपने फायदे हैं, बट वो मना कर दिया क्योंकि व्यक्ति विशेष को वो डिजीज है, दूसरे को नहीं है। तो इससे पता कैसे लगेगा? हम लैब टेस्ट कराते हैं। तो लैब टेस्ट क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप हर एक इंसान का पर्टिकुलरली जन्म पत्री के हिसाब से आप उसके लिए पर्टिकुलर वास्तु कर देते हैं। जिसको आप जन्म पत्री कह रहे हैं उसको हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। नहीं ऐसा जन्म पत्री में तो क्या होता है ना, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। नहीं, इसमें एक चीज मैं जानना लॉन्गिट्यूड चाहता हूं। लैटिट्यूड भी चाहिए होता है। सपोज घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, तो आप किसका डेट ऑफ बर्थ लेंगे? जो मुखिया है घर का, या किसी का भी रैंडम चलेगा? नहीं, जो घर का मुखिया है। आप सपोज अपने घर में मुखिया है और आपने एक छोटा सा डॉगी कुत्ता पाल रखा है, और उसकी भी तबीयत खराब हो गई और अब लंदन में भी तो फोन करके पूछेंगे, अरे भाई कुत्ते को दिखा लाए थे या नहीं? इतना सटीक है ये? नहीं, इतना स्टिक नहीं। आपको चिंता होगी ना उसकी। हाँ, आपके घर में पौधे रखे तो आप पूछोगे ना, पौधों को पानी दे दिया था, नहीं दे दिया था? यानी अगर घर का मुखिया ठीक है, यानी भीष्म पितामह ठीक है, तो इट मीन्स सब ठीक है। तो इसलिए घर के मुखिया को लिया जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि मुखिया भी तय करना मुश्किल होता है कई बार। कहते हैं एज में तो मेरे फादर 75 साल के हैं, लेकिन वो तो कुछ करते नहीं है, करता तो मैं ही हूँ। अरे आप भले ही डिसीजन लेते हो, लेकिन परमिशन अपने फादर की लेते हो। ओके, क्योंकि आप कमा आप रहे हो, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। फादर रिटायर हो चुके हैं या वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी आपको उनको पूछना तो पड़ेगा। और जो मान लीजिए आप परमिशन भी नहीं मांग रहे, एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो करोगे, तो उनको मुखिया माना जाता है। और वास्तुशास्त्र में ये चीज़ होती है, वास्तुशास्त्र में बोला गया कि 100 साल तक के लिए घर होता है। तो आज प्रैक्टिकली चलो 100 साल के लिए ना भी माने, 50 साल के लिए तो मानने का परिणाम होता है। कि 50 साल के लिए का मतलब क्या है कि अभी मैं हूँ अपने घर में जीवित हूँ, 50 साल के बाद मेरा बेटा होगा, मैं तो रहूँगा नहीं। तो वो वास्तु उस तरीके से दिया जाता है। नहीं, लेकिन ये मैंने भी सुना है कि 100 साल के बाद स्थान बदल देना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्थान ना भी बदलो, उसके फिर उसकी जो ज़मीन होती है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो चेंज हो चुकी होती है, उसको फिर अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब कई लोग तो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रह रहे होते हैं, पुश्तैनी घर है और शायद 100 साल से ऊपर हो चुका है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए फिर? जो लोग अपने पुश्तैनी घर में रह रहे हैं, आप देखेंगे नॉर्मली अगर कोई फैमिली उसमें अगर 40 साल से ज़्यादा रह रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो डाउन होना शुरू हो जाती है। आप जयपुर के पूरे महल देख लीजिए, कोठियाँ देख लीजिए जिनको हम बोलते हैं, तो एक पीढ़ी ने तो बड़ा टॉप का राज किया वहाँ पे, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ जीता, ठीक है। दूसरी पीढ़ी भी ठीक रही, तीसरी पीढ़ी ने गंवा दिया। वास्तु तो वही था। अच्छा,
तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कस्टमाइज्ड वास्तु होता है। ये अभी मुसीबत क्या है कि पहले जो होता था ना, पहले नौशाद जी बोलते थे, तो मैं वही डायलॉग रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें जो है ना, पहले क्या होता था, पहले म्यूजिक बनती थी, उसके हिसाब से गाना लिखते थे। अभी क्या है कि अब ताबूत फिक्स हो गया, अब इसके साइज का मुर्दा ले आओ, फिक्स नहीं है ये, आर्किटेक्चर की तरह नहीं है ये कि साउथ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ वेस्ट में बेडरूम, हो गया वास्तु। हाँ, तो ऐसा कहा भी तो जाता है। ऐसा नहीं है। तो वास्तु का मतलब क्या हुआ फिर? क्योंकि जनरली अभी हम देखें, और जितने हमारे ऑडियंस भी सुन रही होंगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, घर की वास्तु का मतलब यही होता है कि आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट हो गई, आपकी किचन इस जगह हो गई, साउथ वेस्ट में एक बेडरूम हो गया, एक वेस्ट में हो गया, इस तरह से करके पूरा का पूरा घर बना दिया जाता है। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कोरिया, साउथ जापान, सब पैसे वालों का है। साउथ इंडिया पैसे वालों का है। तो फिर से नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है पैसे? नॉर्थ ईस्ट में तो हमारे गरीब ब्राह्मण है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट गरीब है। क्या बात करें यार आप? तो अब ये कहाँ से आया फिर कि इस तो तरह यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो अगर आप एग्जैक्टली, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप घर बनाते हैं तो उल्टा कन्या संतान ज़्यादा होती हैं। अच्छा, हाँ, किसने कहा ये नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट अच्छा इस सेंस में माना जाता है कि आपके पास नॉर्थ यानी धन, यानी कुबेर, यानी लक्ष्मी, ठीक, ईस्ट यानी नेम एंड फेम, यानी स्वास्थ्य, दोनों का मिलन, वो वहां से आ गया। धन का तो उसका उस तरीके से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, यानी मैं वही तो कह रहा हूँ कि जीवन में वास्तु का अर्थ क्या है? सुख, सुविधा, सुरक्षा देना उसका मोटिव है, ना कि पैसा। और हम सारी चीज को पैसे से मान लेते हैं। सर, ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोगों को जानता हूँ ना जी। एक और हेल्प करिए, यहाँ पर एक मैंने बहुत जगह पे देख लिया, और इसको थोड़ा सा बताइए मेरे को कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ये बहुत जगह पे आ चुका है कि अगर किसी के घर पर है तो उसको गंदी बीमारियां होंगी, कैंसर तो होगा ही होगा। कैंसर बोलता है, कोई एड्स बोलता है, कोई बोलता है ना, बहुत क्या ये सच है? देखो, शास्त्रों में ऐसा दिया गया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट, ठीक है ना, बट मृत्यु तो तभी आएगी जब उसका वक्त आया होगा। एक घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो काफ़ी टाइम तक वो ठीक रह सकता है। इन जनरल जो घर का मुखिया अगर 48 ईयर्स का है या 52 ईयर्स का है तो उसको अटैक या ये सब या कैंसर या थोड़ा सीरियस डिजीज हो सकती है, ठीक है ना, ये हम मानते हैं। अब फ्लैट में अगर है तो हम इसको बोलते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए लोगों को? तोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो अगर फ्लैट में तो वो जो कई लोग उसके ऊपर लाल पीली पट्टियां लगा देते हैं वॉशरूम में, उससे कुछ फायदा होता है? मैंने बताया ना जी, साइकोलॉजिकल फायदा होता है, एक्चुअल कुछ नहीं होगा। वास्तु को थोड़ी हम बेवकूफ़ बना देंगे। सर जी, मैं आपको 100 रुपये दूँ और 100 के नोट की फोटोकॉपी दे दूँ तो सेम वैल्यू थोड़ी हो जाएगी? नहीं ना। बट अगर आप अनजान हैं तो आपको लगेगा हाँ यार, अच्छा, तो आपको कुछ खुश हो जाएंगे, तो आपका बच्चा खुश हो जाएगा वो चूरन वाले नोट को देखे, वो खुश हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर तो भैया टेप भी लगा लो। एटलीस्ट आपको कहते डूबते को तिनके का सहारा, एटलीस्ट वो साइकोलॉजिकल तो ठीक हुआ। पहली प्रेफरेंस आपकी ये है कि उस वॉशरूम को चेंज कर दो, तोड़ दो। हाँ, उसकी जगह कुछ और यूज। डब्ल्यू से हटा दो वहाँ से। अच्छा, नहा सकते हैं? नहा सकते, नहाने स्नान घर तो हो ही सकता है, डब्ल्यू से नहीं हो सकता। वाटर क्लोजेट यानी टॉयलेट। लेकिन सर हटा भी दिया तो पाइपलाइन तो वहीं से जा रही है अगर फ्लैट है तो। वही तो मैं बोलता हूँ कि इसलिए क्यों उनको डालना है। हम वहाँ पे मिरर से उसके रेमेडी कर सकते हैं, वहाँ की कलर स्कीम से रेमेडी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। उसको उस चीज़ का इंतजार करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उसका भाग्य स्थिति कब अच्छी आ रही है। अच्छा, उसके हिसाब से हम उसको बता सकते हैं भाई इतने साल तक आप इस घर में रह सकते हो, कोई ऐसा गलत है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समोसे खाना, एक समोसा आप खाएंगे और एक मैं खाऊंगा, मेरे को तो गैस बन जाएगी, मेरे को तो बदहजमी हो जाएगी, है। आप कहोगे यार एक से तो मजा नहीं आया, 2 और ले आओ। तो फर्क क्या है, बदल क्या गया? एज, ठीक है ना। आप इस टाइम 25 साल के 30 साल के व्यक्ति है, आपके सामने बैठा 55 साल का बंदा है, 56 साल का बंदा है, तो फिर चेंज आएगा ना। वही समोसा था, वही नरेश सिंगल है। जो मैं सचमुच में अगर बताऊं, सच में मैं बॉक्सिंग करता था, ठीक है, मैं बॉक्सर हूँ। अच्छा,
मैं 14 रोटी खाता था, 3 जग लस्सी के पीता था, 2 डोंगे सब्जी के खाता था, ठीक है ना। आज खा सकता हूँ, आज 3 रोटी 2 रोटी खाने के बाद नमस्ते हो जाती है। तो बंदा तो मैं वही हूँ, बदल क्या समय, एज, लाइफस्टाइल वो बदल गया। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अब आपने चलिए यहाँ तो लोगों को थोड़ा सा समझा दिया कि किस तरह से, पहले तो ऑप्शन वही लेके चलें कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना ही हो, ज़्यादा अच्छा है, अगर है तो रेमेडी करानी ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके साथ कलर ग्रेडिंग आती है। अब टॉयलेट से हम हट के अगर घर की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि आप अपने इस वॉल पे ये कलर का वॉलपेपर या इस तरह का आप पेंट कर लीजिए, या इस तरह की पेंटिंग लगा लीजिए, ये वाली साइड को आप पानी वाला एलिमेंट लगाइए। तो इस तरह से करने से और कहाँ कहाँ पे क्या क्या करने से फ़ायदा होता है? जी, अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास गलत है ही, अब हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, मुश्किल से तो एक फ्लैट लिया, जनता फ्लैट या 2 कमरे का फ्लैट लिया, ठीक है ना। अब उसमें भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, तो क्या मर जाए? ऐसा नहीं है, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, ठीक है ना। उन्होंने एक बात बताई है खाली, ठीक है ना। उसको हम पैसा बनाने के लिए इतना दिमाग में कीड़ा डाल देते हैं कि आदमी अच्छा भला रह रहा होता है, वो हमारी बात सुनने के बाद या किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाता तो इसलिए कि वो सुखी है, वो और दुखी हो जाता है। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट सबसे पहले ऑपरेशन से शुरू नहीं होता, दवाई से शुरू होता है। तो पहले दवाई दो, अगर दवाई से भी ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन कर देना है, फिर उसको वो बाथरूम तोड़वा देना, वो एक अलग चीज़ है। अब उसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं पेंट, कलर, पेंट जो है वो फेंग शुई में आते हैं, कलर वास्तु में नहीं आते। अच्छा, या वो एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, ओके, कलर। लेकिन क्योंकि अब लोगों को पता नहीं है, हम लोग भी इसका यूज़ करते हैं तो इसी तरीके से कर देते हैं, तो लोगों को लगता है ये वास्तु का ही पार्ट है। चलिए, तो उसमें जैसे आप एक अच्छे डॉक्टर, इंडियन किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको क्या बोलेगा कि जी आप ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, एलोपैथिक मेडिसिन दे देगा, ये इंजेक्शन लगवा लो, और आप एक काम करना, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, और ये सूप पी लेना, चावल मत खाना, दही मत खाना, ठीक है ना, ठंडा पानी मत पीना, बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब उन्हें 3 चीज़ें मिक्स कर दी इसके अंदर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक मतलब योग या एक्सरसाइज, परहेज यानी आयुर्वेद, मेडिसिन यानी एलोपैथी। लेकिन यही आप किसी फॉरेन में, मैं बाहर की भी बात कर रहा हूँ, मैं बाहर भी रहता हूँ, तो बाहर में जाओगे तो वो उसको नहीं मालूम परहेज क्या होता है, उसको नहीं मालूम कुछ, वो तो कहेगा ये खा लो बस, ये दवाई है ये खाओ। इसीलिए एलोपैथिक में आपने सुना कभी कि परहेज बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। इसलिए इसी तरीके से जब हम किसी तीनों चीज़ों को हम जानते हैं तो हम क्या है अपने क्लाइंट को जल्दी या ज़्यादा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। ओके, इसीलिए हम कहते हैं भी ये कलर कर लीजिए, दीवार नहीं हटा सकता, या ये पेंटिंग कर लीजिए। मान लीजिए वाटर एलिमेंट की हमने वहाँ पे एक फाउंटेन की फ़ोटो लगा दी, तो वर्चुअली उसको एक फील आएगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं दिल्ली में कोहाट इनक्लेव के अंदर मैं एक विजिट करने पे गया, तो दोनों भाई पढ़े लिखे इंजीनियर, काम उनका तिरपाल का है बिजनेसमैन, लेकिन दोनों भाई हैं इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, एक भाई वास्तु को मानता था, दूसरा नहीं मानता था, पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने सोचा यार पैसे तो हमने पूरे दिए हैं, तो ऊपर वाला फ्लोर भी दिखाई लो, भाई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हो सकता कल मानने लगे। जब मैं ऊपर के फ्लोर में गया तो थोड़ा उसको ना, मेरे को बड़ा होता ना, घूर घूर के देखना या इज्जत से ना देखना, अजीब सा लग रहा था उसको कि यार ये आगे मेरे भाई को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और भाई भी बेवकूफ़ बन रहा है। तो उसकी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। हम प्रोफेशनल हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लगता है कि यार ठीक है, एक आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक लिमिट है ना फ़र्क ना पड़ने की। तो मैंने बोला ये वाली घड़ी यहाँ से हटा दो, ये चीज़ यहाँ लगा दो, ये चीज़ यहाँ लगा दो। मैंने मिनिमम जो हो सकता था वो मैंने उनको बताना शुरू किया। अब एक ना फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये फ़ोटो यहाँ गलत लगी हुई है, ये यहाँ नहीं, यहाँ लगा दो। वो फ़ोटो पता लग रहा था देख के कि फ़ोटो उसके बच्चे की फ़ोटो है, होता ना पगड़ी बांध के तिलक विलक लगा के बच्चे की, तो अंडरस्टूड है ना कि उसके बच्चे की होगी फ़ोटो। तो मैंने वो स्वामी विवेकानंद जी वाली बात, वो हरियाणा, वो अच्छी भली जो है हरियाणवी बोल रहा था मैं, से इंग्लिश में शुरू हो गया, ब्लास्ट हो गया एकदम से। कहता भाई साहब फ़ोटो में क्या पड़ गया, यानी फ़ोटो में क्या घुस गया। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गई,
मैं कहा जी फिर इस पर थूक दो। अरे इतनी देर में तुम इंग्लिश में शुरू हो गए मेरे से, ना मैं बच्चों को जानता हूँ, ना मैंने कभी देखा है। तो और आपको गुस्सा आ गया। ये फोटो का असर है, क्योंकि मैं उसमें एक प्रिंटेड मटेरियल देख रहा हूँ और आप उसके अंदर में अपना बच्चा देख रहे हैं। आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, मैं नहीं जुड़ा। लालू जी की XYZ किसी की भी फोटो किसी पॉलिटिशियन की लगी होती है, वो उसका पोस्टर नीचे पैर में गिर जाएगा तो शायद हम नहीं उठाते, बट हमारे फादर की फोटो गिर जाएगी तो हम उठाएंगे। बिल्कुल सत्य। तो ये फोटो का वो असर होता है, जैसा हम देखते हैं ना वैसा हमारा मन हो जाता है, जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा एक्शन हो जाता है, जैसा हमारा एक्शन होता है वैसा हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसलिए फ़ोटो में या इन चीज़ों में या पेंटिंग्स में, तस्वीरों में एक नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों टाइप का इम्पैक्ट होता है। प्लस कौन सी दिशा में लगाई गई है उसके ऊपर इम्पैक्ट है। वही फ़ोटो यदि आपने दक्षिण में लगा दी तो इसका मतलब आपने पितरों के लिए, यानी वो स्वर्गवासी हैं। तो मतलब दक्षिण की दीवार पे पितरों की फोटो लगनी चाहिए। दक्षिण पे भी लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम पे भी लगा सकते हैं, पश्चिम पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। बेस्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, नंबर 2 में साउथ है, नंबर 3 में वेस्ट है। ओके। और उनको कभी भी ताज़े फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं दिखानी चाहिए। ओके। उनको दूसरी जो माला होती है या चंदन की जो माला होती है, सूखे फूल होते हैं, वो कर सकते हैं। या विशेष जो उनकी पूजा होती है, जो हम कहते हैं ना, जब उनको तर्पण करते हैं, पितृपक्ष जो आता है, तब आप उनको चेंज कर सकते हैं, तो वो ठीक रहता है। एवरी टाइम नहीं कर सकते, वो सिंबॉलिक रूप में हमारे पास है। अच्छा। और एक बात और बताइए कि कुछ भी जैसे लोग खरीद लेते हैं, जनरली आजकल फैशन है कि हम बाहर गए और हमें कुछ अच्छा लगा, हम उसको लेकर आ गए। क्या किसी भी चीज़ को लाने से और कहीं भी प्लेस करने से कुछ एनर्जीज का फर्क पड़ता है घर के अंदर? बिल्कुल जी। कैसे? मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी पत्नी है वो, तो अगर वो रो रो के खाना बना रही है, किलस के खाना बना रही है, परेशान हो गए, दुखी हो गए, आपने 4 मारे थप्पड़ बना रोटी, उन्हें बना भी दी, तो वो टाइप ऑफ पॉइजन है वो। अच्छा। तो उसकी एनर्जीज में आ रही है। अब जो आपकी बात करें किसी गिफ्ट की या किसी चीज़ की, वो आपने देखा हमारे यहाँ पे मूर्ति बनती है, मूर्ति के बाद उसका शुद्धिकरण होता है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, वो ब्राह्मणों द्वारा होता है। उसको कोई अदर कम्युनिटी का नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रोच्चारण द्वारा करना होता है। ठीक है ना। उस व्यक्ति का खुद का ब्लड वाइज शुद्ध होना चाहिए। वो ब्राह्मण ने कभी नॉन वेज नहीं लिया होता, ब्लड वाइज ही शुद्ध होता है। ठीक है ना, यानी पीढ़ी वाइज। ठीक है ना। तो उसको उसी को अधिकार होता है उसका, तो वो यानी उसमें पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। यानी हम उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, यानी प्राण आ गए उसके अंदर, उसके अंदर प्राण आ गए। अब जब हम जो चीज़ें लेके आते हैं वो एक तरीके की कई बारी निर्जीव होती हैं। ठीक है ना। हमने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे को दुखी होकर दी, रिश्वत में हमारे को, आपने किसी को लाडो की घड़ी दे दी, तो आप मन में आपका काम हुआ नहीं, आप दुखी होंगे, तो नेचुरली इसका टाइम खराब होगा ही होगा। ऐसा कहते हैं कि रोमन नंबर की जो घड़ियाँ होती है और स्पेसिफिक कुछ कलर की घड़ियाँ अगर आप लगाएंगे तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। सर जी, होता क्या है ना कि जो चीज़ ब्रांडेड है उसमें रोमन में है, वैसे भी है, तो हम लोगों को लगता है कि समय अच्छा हो जाएगा। अरे नेचुरली जब आपने राडो की, ओमेगा की, रोलेक्स की घड़ी पहननी है तो समय तो अच्छा होगा तभी तो पहनोगे। ठीक है ना। घड़ी की वजह से अच्छा टाइम आ जाएगा, ये सही बात नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने कोई भी घड़ी नहीं पहनी, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वक्त खराब है। आप तो बहुत सारे मिथ्स तोड़ रहे हैं, आपको पता है। अब मैंने कोई भी पत्थर नहीं, डायमंड पहना हुआ अलग बात है। हाँ। अदरवाइज मैंने कोई पत्थर नहीं पहना हो, कोई माला नहीं पहनी, इट मीन्स ये सब है नहीं होगा। ये ना एक ना मिथ नहीं करा मैं ना, किसी भी चीज़ को बेवकूफ़ बना देना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो मैंने भी दिमाग में आई थी कि मैं भी लैंडलाइन न्यूमरोलॉजी कर देता हूँ। ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई साइंस थोड़ी है। अरे पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर सीधा सीधा ठगी भी जरूरी तो कर सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हम किसी की भावनाओं से, किसी की मानसिक कमजोरी से हम खेलते हैं। ठीक है ना। वो लिख देते हैं यहाँ पे 6 नंबर बना लो, यहाँ पे 24 नंबर लिख दो, हाथ पे लिख दो, घुटने पे लिख दो, और घुटनों के दर्द ठीक कर देते हैं जी। तो लेकिन जैसे
हमारे यहाँ पे 108 की बड़ी मान्यताएं हैं। हाँ, है ना। तो वो नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन है या वो 108 का कुछ और है? वो तो टोटल साइंस है ना जी। उसको कहाँ बात करें, यहाँ तो 108 की तो कोई बात ही नहीं करता। यहाँ तो 1 से लेकर 9 तक की बात करते हैं। किसी को तो पता ही नहीं ना कि 108 है 1008 में फर्क क्या है। श्री रविशंकर है ना, लिखते हैं ना फलाना फलाना। लेकिन वो जो फिर 108 को भी वो 9 नंबर बता देंगे। वो तुकबंदी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि मेरे भी आंख है, मेरे कुत्ते के भी आंख है, इसलिए मेरा वो भाई हो गया। ये कोई बात थोड़ी है। अब हर लोगों ने न्यूमरोलॉजी का मतलब, लोशोग्रिड का मतलब, वैदिक न्यूमरोलॉजी का मतलब, वैदिक का मतलब भारतीय न्यूमरोलॉजी का मतलब, जो अंक ज्योतिष की बात करते हैं, उस सब के पीछे में एक ही जैसी चीज़ें निकाल दी हैं। यदि नंबर तो भाई 1 से लेकर 9 तक हैं, किसी भी चीज़ में नंबर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूमरोलॉजी हो गई। लोगों को न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ है, न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ है। दोनों का मोटिव क्या है? आपका फ्यूचर बताना, आपका भाग्य बताना, यही तो मोटिव है ना। भाग्य तो बताते ही नहीं, फ्यूचर तो बताते ही नहीं। अब ये क्या बात हुई कि जी और कुत्ते के भी आंख है, मेरे भी आंख है, तो मेरा भाई हो गया वो। 9 नंबर लोशोग्रिड में भी है, 9 नंबर इसमें भी है। वो शुरू करेंगे, आपको बनाएंगे क्या? लोशोग्रिड। ठीक, अब शुरू पता कैसे करेंगे? 1 नंबर सूर्य का होता है। अरे लोशोग्रिड में सूर्य कहाँ से आया? चाइनीज है भाई वो 4 नंबर राहु का होता है, वो तो चाइनीज है, उनको मालूम ही नहीं राहु क्या होता है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है लोशोग्रिड, उसका मेथड ही अलग है सर। और क्योंकि आपके लोशोग्रिड में ये नंबर आता है, इसलिए आपका नाम चेंज। अरे तुम नाम इंग्लिश में है या हिंदी में है, उन चाइनीज को तो ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, कहाँ से उनकी विद्या हो गई जी? हमारे आप कुंडली बनाए कि मैं कहता हूँ, एक रोग साहब पंडित से पूछ लो ना आप कि आपका नाम, वो राशि के नाम से बताएगा आपको कि आपकी राशि के ये अक्षर निकलता है। उसके पीछे वजह है, लॉजिक है। जहाँ पे कुंडली में 12 घर होते हैं ना, जहाँ पे 4 लिखा होगा वो आपकी राशि होगी। ये जरूरी नहीं है कि जिसके जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी हो गई। पहले वो हवाई जहाज प्लेन अहमदाबाद वाला क्रैश कर गया तो 787 है तो ये नंबर बनता था, फलानी डेट थी तो ही क्रैश हो गया था। 11 सीट में परसों आया 11 सीट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप पहले क्यों नहीं बताते ये चीज़? पहले बताओ ना, घटना होने से पहले। बाद में क्यों बताते हो? बाद में आप ज़बरदस्ती डॉट क्रिएट करते हो और मिलाते हो। अब मैं एक दिन की बात बताता हूँ, लोगों का तो ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को बेचारे भोले आदमी तो समझते ही उससे आपसे डर भी जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों की कमज़ोर मानसिकता का फ़ायदा उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं? अरे चलो, मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में टीवी डिबेट में था, नाम नहीं ले रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया के IVF के सबसे पहले डॉक्टर है। अब तो मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, पिछले 18 साल से मैं उनका काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहने लगे जी आपके वो भी बाकायदा बनिए हैं और हिंदू हैं। तो वो कहते हैं आपके गणपति में क्या साइंस है? आपके जैसे मैंने ठेका लिया हो। चलो ले लिया हमने ठेका। तो मैंने कहा जी आप तो डॉक्टर हैं, कितनी माइक्रो सर्जरी थी कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, एक आदमी को हाथी का सिर लगा दिया गया, जो आज तक भी नहीं लगा सकते आप, जो आप आज तक भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये है ना जी साइंस। कहते ये तो कोई बात नहीं हुई जी, हमने तो वो है। उन्होंने मुझे इटली का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे रिसर्च चल रही है। फिर कहते एक दूसरे जो थे वो भी डॉक्टर थे, वो PhD डॉक्टर थे, वो कहने लगे अच्छा जी फिर अपने शिवजी में क्या साइंस है जो सांप लेके बैठे हैं? मैंने कहा जी पहली बात तो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न हो ये ज़रूरी नहीं। हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न मैं जानता हूँ ये ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद में पहले आता हूँ, मैं उस बात का जवाब देता हूँ जो मैंने दिया। मैंने कहा जी जो सांप है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और भोले शंकर तो हिमालय पे पहाड़ पे हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन की वैसे कमी होती है। और जो भभूत लगाए बैठे हैं वो एक प्रकार की कोटिंग है जो उनको ठंड से बचाती है। उन्होंने शिवजी जो हैं उस खाल पे बैठे हुए हैं शेर की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अपने को अलग करती है, उठाती है। आप देखते हैं कभी भी आप योग करते हैं तो आपको डायरेक्ट जमीन पे योग करने के लिए नहीं बोलेगा आपको, वो कहेगा कुछ भी लाओ,
ठीक है ना, कोई चटाई लाओ, कोई मैट लाओ, कुछ भी लाओ ना, पूजा में भी मतलब वो कहता पूजा में भी, जमीन या पे नहीं ब्लैंकेट बैठो। लाओ, हाँ। कंबल लाओ, ठीक है ना, तो उससे अलग करना होता है। सर मुझे फिर आप एक बात बताइए, हम्म। सही वास्तुशास्त्री, सही न्यूमरोलॉजिस्ट असली नकली कैसे पता लगाए फिर एक नॉर्मल आदमी? उसके लिए तो सब एक जैसे ही है। हाँ, ये आपके बिल्कुल सही है। ये लोगों को कैसे पता लगेगा? देखिए, हमारे लिए ना एक बड़े भाग्य की और दुर्भाग्य की दोनों ही बातें हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपको पता होता है एमबीबीएस लिखा रहता है, या एमडी या जो भी है, जो भी इसकी डिग्री लिखी है। आप किसी सीए के पास जाते हैं ना, सीए फलाना फलाना, सीए मोहित त्रिपाठी, समझ में आ गया, एडवोकेट मोहित त्रिपाठी। लेकिन मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं। अभी आप बोल दो कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, अभी आपका कैमरामैन बोल दें तो सभी हैं, किसी के माथे पर नहीं लिखा। तो ये एक बड़ी दुविधा हो गई इसके बीच में कि हम कैसे चेक करें। तो दुर्भाग्य मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसको ये बताने के लिए फाइट करनी पड़ेगी कि भाई मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और सौभाग्य उस व्यक्ति के लिए जिसने गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और गूगल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। सर 28 साल की प्रैक्टिस है आपको टोटल? 28 साल हो गए, है ना, 28 साल से आप कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो अभी नए नए सीखे हैं वो तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप जैसा इंसान जो बड़े बड़े क्लाइंट्स लगे हैं बैठे आपके, और अलग सी आपकी एक विद्या है, उसके बाद भी सर आप पॉडकास्ट में और आप पब्लिक उसमें क्यों नहीं जा रहे? नहीं सर, अब मैंने अब शुरू किया ना, आपसे शुरू किया ना मैंने। मैं आपसे, मैंने बताया ना, मैं आपके चैनल से प्रभावित हुआ, तो मैंने सोचा था, बाई चांस आपने बुला भी लिया, तो ये मेरे मन की बात हुई पूरी। अब जो बात हम जो कर रहे थे असली नकली की, उससे ये पूछिए कि तुम्हारे गुरु कौन है। जैसे आप उनसे पूछोगे ना मेरे गुरु कौन है, वो वहीं स्किप कर जाएगा आधा, तो वो बताएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी डॉक्टर पूर्ण चंद्र राव, जो कि हैदराबाद से, दूसरे वो भी ब्रह्मलीन हो गए, अब है नहीं। मेरे जो दूसरे गुरुजी जो हैं, इंजीनियर एचएम सलीम मोमडन है। अच्छा। हाँ, वो भी हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत हष्टपुष्ट है, लेकिन भगवान की दया से ठीक है। मुस्लिम मानते हैं वास्तु में? हाँ, मैं पहली बात आपके हाँ उसका भी जवाब दूंगा। अब अगली बात पे आता हूँ कि एक तो उसके गुरु का नाम पूछिए। आप पूछते हैं ना कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से कॉलेज से पढ़े, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े, है ना, तो इसकी यूनिवर्सिटी का तो पता करोगे ना। दूसरी बात, उससे पूछ लीजिए, ज़्यादा मत पूछिए, इतना ही पूछ लीजिए कि कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं। और आपने 250 चीज़ें हमें बता दी कि ये चीज़ यहाँ नहीं लगानी, ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी, ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी। कोई एक चीज़ तो बता दो कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए, कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि वास्तुशास्त्र नाम का कोई शास्त्र नहीं है। नहीं है? नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में उनका विवरण है। वास्तुमाला, वास्तुमंडलम, मयम तम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। पर्टिकुलर वास्तुशास्त्र नहीं है। अमिताभ बच्चन जब अमिताभ बच्चन बन गया तब हम कह रहे हैं कि फलाना फलाने हैं, या विराट कोहली जब विराट कोहली बन गए, या किसी भी बड़े आदमी का नाम हम तब लेते हैं ना जब वो बड़ा बन चुका होता है। वो उस नाम की वजह से बड़ा नहीं बना, काम की वजह से बना, या जो भी है उसकी डेस्टिनी है, उसके जो भी चीज़ें हैं, उसकी मेहनत है, जो भी कुछ लगाओ आप। लेकिन नाम बदल देने से ऐसा होगा। लोगों ने तो आजकल क्या है कि घुटनों में दर्द है तो फलाना नंबर लिख दो, हाथ में यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 24 लिख दो, घर के सामने में 24। ये मैंने बीच में देखा है कि ग्रीन पेन से लोगों ने कुछ नंबर लिख दिए कि आपके पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये लिखो इससे पैसा आ जाएगा। ये क्या साइंस है सर? ये सॉरी, साइंस तो आपने कहा है ही नहीं, मतलब ये चीज़ क्या है फिर? पाखंड है ये पाखंड है, बिल्कुल टोटल पाखंड है सर जी। कोई चीज़ तो मानोगे ना आप। उससे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि असली नकली की पहचान कैसे करेंगे। आप उससे बोले या तो मेरे को उसका वैज्ञानिक आधार बता दे या इसका शास्त्रीय आधार बता दे। तो 90% तो दोनों चीज़ें वो बता नहीं रहा। नहीं, जो 90% लोग आ रहे हैं, 90% लोग जिनके पास लोग जा रहे हैं, कौन जाके पूछता है कि उनकी डिग्री क्या है? कौन जाके पूछता है वो उनका ज्ञान क्या है? लोग तो जा ही इसलिए रहे हैं कि जाएंगे, दिखाएंगे और आ जाएंगे। यही दुख की बात है कि वो 20 रुपए के आलू तो भावतोल कर लेता है, जो अपने ऊपर की जो बात है ना वो नहीं करता। वो उसके इम्प्रेशन में होता है, क्योंकि उसने उसको टीवी पे देखा होता है, यूट्यूब पे देखा होता है, इंस्टा पे देखा होता है, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती और वो इतना मानसिक रूप से परेशान होता है या इतना कमज़ोर होता है। आप उनसे अलग कैसे?
मैं उन लोगों से जो आप पहली बात तो कर रहे हैं। मैं उनसे अलग क्यों हूँ? मेरे से आप मैं ना आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, ठीक है? मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता दूंगा, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको पास्ट या प्रेजेंट। तो मेरे तो पास जैसे आप आए, हो सकता है आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता भी हो, है ना? हम्म। पर नहीं भी पता हो तो हो सकता है आपने थोड़ा तो देखा होगा, अभी इसके पास जा रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे। लेकिन मेरी टीम या पीपल जितने मेरे साथ बैठे, इनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, तो हम बिल्कुल रैंडमली जी। उठाते हैं किसी को, जी। है ना? आप अमृतांशु तुम बताओ। 27 नवंबर 1998। जी। अब यहाँ पे दो बातें हैं। अब मैं बोलूँ कि देखो जी, आपका जो है स्तांशु नाम है, स्त्रांशु नाम है, आप इसके आगे एच लगा लीजिए, डबल ए कर लीजिए, वो कर लीजिए। इन्होंने मेरी बात मानी और ये बड़े सीधे से इन्होंने बेचारों ने ये शब्द लिख लिए। लेकिन इनके पीछे पे इनके पास एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है सर, आप जो कह रहे हो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसके पीछे की मुझे वजह तो बताओ। ठीक है, फिर वो मैं वजह क्या बताऊँगा? देखो जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये आपका नाम, इसकी ये पावर, ये चीज़ ये नहीं बनती। तो ये समझ लीजिए कि नेमोलॉजी अलग चीज़ है, न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ है। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 98, ठीक है ना? इनके फैमिली में किसी का नाम एस से आता है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसकी सिस्टर का नाम है। ठीक है ना? इसी तरीके से आर से भी आता है। ये कैसे करा और आपने? ये आपकी बात नहीं है, मेरी जो वीडियो वायरल हुई है वो इस बात पे हुई हुई हैं। ये तो जबरदस्त विद्या है आपके पास। जी। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि चलो, कोई व्यक्ति फादर का नाम नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, बहन भाई नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, कुछ तो बताए जिसको आप वेरीफाई कर सके। जिस चीज़ को हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते उसकी बात किस लिए माननी भाई? सिर्फ इसलिए कि हमने उसको बहुत सारे टीवी में देख लिया। तो ये तो आपने बहुत लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, क्योंकि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को पूरी जन्म कुंडली नहीं पता होती, जैसे टाइम नहीं पता है, प्लेस नहीं पता है, तो सिर्फ अगर वो डेट ऑफ बर्थ ही बता रहे हैं आपको, तो आप तो उनको काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों को ईयर पता होता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं प्लेस पता होता है, टाइम ही नहीं मालूम हाँ। होता। वो कहता है बस जी वो शाम का टाइम था, तो जब हम पैदा हुए तब जी तो गाँव में पैदा हुए। जी। तो जो उन दिनों में क्या होता था ना, अब ऐसा नहीं है। अब आप कुंडली को मानते हो या ना मानते हो, डॉक्टर आपको वहाँ पे घड़ी लगी होती है, 1 सेकंड का टाइम बताता है आपको, 2 घड़ियाँ लगी होती हैं। हाँ हाँ। अब वो नहीं है, आप चाहे चीज़ को मानते हो या नहीं मानते, बाकायदा उसको जो टेप लगाते हैं पीछे बच्चे पे, वो टेप पे लिखा रहता है कि ये नाम। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है जी। अच्छा, लेकिन अब आप मेरे को ये बताइए कि लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे? जरिया क्या है पहुंचने का? ठीक है, हम आपकी तो डिटेल्स डालेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है ना, कोई लोग पर्सनली आके ही मिलना चाहते हैं, या कई लोगों की शिकायत हमारे कई क्लाइंट्स के रही है, मतलब जो बंदे आए कि फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता आपके साथ? फ़ोन उठता है मेरा। अच्छा। पब्लिक या ऑफिशियल नंबर मेरा एक अलग है, मेरा पर्सनल नंबर एक अलग है, ठीक है ना? लेकिन मेरा जो पब्लिक का जो नंबर है वो टाइप ऑफ पर्सनल टाइप का ही है कि मेरा फ़ोन स्टाफ उठाता ही होगा। बहुत सारे फ़ोन तो नहीं ले सकते ना खुद से, तो ठीक है ना? लेकिन मैं बात जरूर करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बात जरूर करता हूँ ओके। लोगों को। आप कितने वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे को दुबई में मिले, तो मेरे को थोड़ा, उनको तो मेरी विद्या के बारे में नॉलेज है, तो मेरे को थोड़ा सीनियर मानते हैं, ठीक है? वो पिता पुत्र काम करते हैं, वो वास्तु कंसल्टेंट होते हुए जब रात को डिनर पे बैठे, सर जी उन्हें बीफ मंगवा लिया। अरे बाप रे बाप। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया। मैंने कहा ये कानपुर के रहने वाले हो। मैं हिल गया, मैंने कहा ये क्या करा इसने, बीफ। आप समझ सकते बात? तो मेरे को तो हैरानी बड़ी होती है, लोगों को तो गाय के बारे में नहीं मालूम। गाय अपने आप में एक वास्तु दोष निवारक यंत्र मान लीजिए आप, चलता फिरता यंत्र। अच्छा। यस। पहले लोगों को वास्तु में दिक्कत क्यों नहीं होती थी? गाय पालते थे। गाय पालते थे। यदि आप गाय, कम लोगों को मालूम है कि यदि गाय का मूत्र, देसी गाय का मूत्र अगर स्वस्थ है, उसको उठाएंगे, यानी उसको उबालेंगे या उसको कढ़ाई में करेंगे, तो वो टाइप ऑफ उसका जो टेस्ट है वो खोया जैसा होता है। अच्छा। हाँ, गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसकी वजह से उसमें एक येलो कलर का एक ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, इसीलिए उसका जो मक्खन या उसका दूध हल्का सा पीलेपन पे होता है। अच्छा। जिस घर में जिस जगह पे भी हो, आज जैसे आपको बहुत बड़ा ये घर है या बहुत छोटा घर है, तो छोटी छोटी गाय भी आती है। हाँ, आने लग गई है। नहीं, पहले से आती है। अच्छा, अब पहले का तो नहीं पता, अब तो बड़ा प्रचारित। हाँ, प्रचार उनका वो है। वो रखने से आपको जो है नहीं, दुर्भाग्य में किसी लोग कुत्ता रखता, मैं कुत्ते का अगेंस्ट नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं भी डॉग लवर हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो अब हम
कुत्ते के लिए तो हम उसको बोलेंगे जी पोटी। हम हिंदी में नाम पता क्यों नहीं बोलते उसका? क्योंकि हमें उसको फीलिंग आती है। करेक्ट। हमें लगता है वो क्या है। गाय के में से हमें बदबू आती है, मुश्किल ही हो गई है। फिर कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं। यदि आप गाय के ऊपर में से हाथ फेर देते हैं, डिप्रेशन खत्म हो जाता है सर जी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्रैक्टिकल कर लेना ना, कौन सी बड़ी बात है। किसी गौशाला में चले जाओ, 5 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में आपको, 5 मिनट कह रहा हूँ, ओनली 5 मिनट्स, डिप्रेशन खत्म सर जी। क्या बात कर रहे हैं आप? गाय इस धरती का जीव ही नहीं है। अच्छा, गाय को कोई जानवर नहीं मानते। गाय को तो माँ मानते हैं हमारे यहाँ। हाँ। तो माँ स्वरूप में ही देखा था। उसकी जो उसकी फीमेल की यानी हमारी माँ की हम बात करें और गाय की बात करें, उसका जो इंटरनल जो सिस्टम है वो सब एक ही है। अब गाय का जो मूत्र है और गंगा जल है, कल्चर समझता हूँ, लैब टेस्ट, अगर दोनों का लैब टेस्ट कल्चर करवाएंगे तो दोनों का सेम है। अरे वाह। अच्छा, लोग बड़ी मजाक बनाने लगते हैं आजकल, रील्स वील्स बना के कि अरे ये तो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं। लेकिन वैदिक, मैं बताता हूँ आपको, हम जनेऊ पहनते हैं, तो हमारी जब जनेऊ चेंज होती है और ये होती है रक्षाबंधन के टाइम पे, तो उसमें जो स्नान होता है, जो पद्धति है स्नान की, उस स्नान में 5 स्नान है, जिसमें कि गोबर से भी स्नान होगा, मिट्टी से भी स्नान होगा, गंगा में स्नान होगा, और आपको गौमूत्र भी थोड़ा लेना पड़ेगा। कारण क्या, वो क्लिनजिंग के लिए है। पहले के टाइम पे जहाँ पे गंगा जल नहीं जाता था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पर गौमूत्र छिड़क देते थे तो उतना ही शुद्धिकरण का काम हुआ करता था। गौमूत्र जो है वास्तु दोष के लिए हम ठीक करते हैं। अच्छा, गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं सर जी। जिस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टोना टोटका है, कोई समस्या है, जमीन के अंदर कोई चीज गड़बड़ है, जमीन के अंदर, मान लीजिए आपने फ्लैट लिया, घर ले लिया, कोठी बना ली, और उसके अंदर में मान लीजिए आपको लगता है यार मैं जिस दिन से आया हूँ हम सब बीमार हैं, कोई समस्या खड़ी है, तो वहाँ पे जब हमने खोद के देखा, मेरे अखबारों में छपा, हिंदुस्तान टाइम्स के मेरे पास छपा हुआ है ये। अच्छा, हाँ, मैं दिखा भी दूंगा। तो वैसे उस पर है, नेट पे डालेंगे तो आता है, नेट पे आता है, हिंदुस्तान टाइम्स का, इंग्लिश में। अच्छा, हाँ, तो उसमें आता है। तो उसमें जो है मैंने उनको बताया, मैं कि इसके अंदर तो हड्डी है। हड्डी है? तो उन्होंने 5-4 जगह हमने खोदा तो हड्डी थी उसके अंदर। इंसान की? ये जानवर की? जानवर की थी। अच्छा, तो उसमें हड्डी थी। वो किसी भी चीज़ की हड्डी हो तो पता लगता है उसमें। क्या तंत्र करा हुआ था? यदि वो नेगेटिविटी अगर वहां पर है तो गौमूत्र से ठीक हो जाती है। नहीं, लेकिन तंत्र करा हुआ लगा था आपको? क्या था? तंत्र किया हुआ नहीं था, अननोइंगली जैसे अलॉटमेंट हो रही है तो वहाँ पे किसी ने दबा दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ इस पे आपसे। तो क्या आजकल लोग बड़े परेशान हैं इस पे, और हमने कई सारे पॉडकास्ट भी करे, अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ हुआ है या ऊपरी है कुछ, या घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी ने टूना टोटका, जो भी आजकल बातें होती हैं, तो क्या वो भी वास्तु से आप सही करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, बिल्कुल करते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है व्यक्ति के ऊपर तंत्र होना, एक होता है घर के ऊपर में होता। अच्छा, तो तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र की इंग्लिश अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिस्टम, व्यवस्था, न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। स्नायु तंत्र बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, बायोलॉजी में स्नायु तंत्र, यानी जो आपके तंत्र सिस्टम को कंट्रोल कर सके, वो होता है तंत्र, ठीक है ना। जब आप कामाख्या पे चले जाएं या तारापीठ पे चले जाएं, ठीक, मात्र एक दर्शन, एक छोटा सा हवन करके आ जाए, थोड़ा सा विधि तो है, मामूली सी, बहुत लंबी चौड़ी कुछ नहीं है। यदि किसी ने आपको कोई तंत्र किया हुआ है, कोई टोटका किया हुआ है, कोई टोना किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो उल्टा उतर जाता है। लोग वहाँ जाते नहीं, उनको लगता है कि वो तांत्रिकों का है। अरे तांत्रिकों की तो यूनिवर्सिटी है, मान ली बात, तांत्रिकों की तो यूनिवर्सिटी है, वो मानी मैंने बात, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे तंत्र, उल्टा आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पे खत्म हो जाएगी, सही कर देंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इस साइड के लोग हैं तो उनको तारापीठ पे जाना चाहिए, अदरवाइज कामाख्या पे जाना चाहिए। जिनको पितृ वगैरह से कोई दोष को लगता है उनको गया जी जाना चाहिए। ओके, इस तरीके से मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। तो वही सब चीज़ें वास्तु में आती हैं जी, एग्जैक्ट पिन पॉइंट वास्तु नहीं, अदरवाइज ओवरऑल ठीक तो करोगे ना तो व्यक्ति आपके पास आया तो ये चीज़ें हैं। तो आपके जो मेन क्वेश्चन था, तो उससे अगर आप पूछेंगे, यदि वो आपको प्रेजेंट नहीं बता पा रहा है, पास्ट नहीं बता पा रहा है, तो आपको उसको फ्यूचर पे कैसे यकीन करोगे सर? लोग बोलते हैं कि आपका लोशोग्रिड बन गया, इसमें राजयोग है। अरे राजयोग थोड़ी आएगा, उसमें राहु थोड़ी आएगा, केतु थोड़ी आएगा।
बात करते हैं वो लोशो गिल्ड की। तो हम लोगों को, मैं आपके ऑडियंस को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इतना मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसमें फिर हमारे जैसे लोग उस व्यक्ति का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, उसको और कमज़ोर बना देते हैं। ये जितनी भी हमारी विद्या हैं, ये व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए है, उसको आगाह करने के लिए है, ना कि उसको और डिप्रेशन में डालने के लिए और डाउन करने के लिए नहीं है ये चीज़ें। क्या बात है। कोई भी चीज़ यदि किसी का भाग्य बदल सकती होती तो सबसे पहले मैं अपना भाग्य बदलता। तो इसलिए मैंने लिख के लगाया हुआ है कि वी रिपेयर योर डेस्टिनी कैनॉट चेंज। हम आपका भाग्य बदल नहीं सकते, रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस ना आज बहुत खुश होने वाली है क्योंकि नहीं, ऑनेस्टली मतलब एक होता है कि मिथ में जीना, भ्रमित होके जीना। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे जो भ्रम हैं उनको ख़त्म करा है। और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग आपसे जुड़े, आपसे आके पूछें अगर उन्हें परेशानी है तो। जी जी, है ना। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि आपने कैसे बताया मेरे दादा का और उसके सिस्टर का भी नाम, हाँ, मतलब ये एक ऐसे नई पता सी लगता चीज़ है। पता लगता है, पता लगता है। अगर मैं यही तो, मैं आपको एक छोटी सी हमारे पास टाइम है तो मैं एक हाँ हाँ, मिनट बताइए। घटना सुनाता हूँ आपको। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, नोवाटेल होटल में। तो नोवाटेल होटल में ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ पे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, मैं पेस्ट्री भी नहीं खाता हूँ। तो मेरे को तो क्या था कि वहाँ पे ग्रीन एप्पल बड़े स्वाद होते हैं, जी। तो मेरे को यार बाहर खाने में दिक्कत रहती है, तो वो फ्री में रखे रहते हैं रिसेप्शन पे। हाँ। तो लेकिन इंडिया की तरह नहीं होता, मतलब थोड़ी लाइन लगी होती है, 2 लोग 3 लोग हमारे से पहले थे। तो मैं भी था, मुझे जाना था। मैंने फटाफट मैंने कहा चलो चलते चलते 2-3 सेब ले लो, खा लेंगे, रास्ते में जरूरत नहीं पड़ी। इतने में ना मेरे पीछे चर्चा हो रही थी, कहते यार कोई दिल्ली से आया हुआ है, इंडिया से आया हुआ है, सिंगल है। तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए कि मेरे बारे में बात हो रही है। तो मेरे बारे में बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने वो सेब वाली लाइन तो छोड़ के मैंने उसको पूछा, मैं कहा हाँ जी बोलो जी। मैं कहा मैं हूँ जी नरेश सिंगल, बोलो। कहते ये वो आप बता देते हो जी, अंडरवेयर का रंग भी बता देते हो जी। कहता हमने सुना है। कहता ये बताओ। मैं कहा जी बता देंगे जी, लेकिन मैं सपोज 100 रुपये लेता हूँ, तो मैंने उनसे 1000 रुपये मांग लिए। और वो 1000 रुपये भी उन्होंने, मैंने इंडियन बताए थे, उन्होंने वहाँ के ऑस्ट्रेलियन डॉलर मान लिए। अच्छा, ठीक है ना। उन्होंने उतने पैसे उन्होंने पहले निकाल के रख दिए जी। यानी कुल मिलाकर उन्होंने मेरा पूरा पेज टाइट कर दिया कि आज तो फंस गया नरेश सिंगल। तो वो तो बोल रहे थे कि ठग विद्या है। तो वो मूल रूप से तो वो इंडियन ही थे, लेकिन वो रहते वहीं से थे। पिछले 70-80 सालों से वही रहते थे। वो धनी व्यक्ति थे। 3-4 दोस्त थे। मैंने उनको मैं कहा ये अब तो पैसे दे दिए, अब तो बताने पड़ेगा ना कुछ तो अब इतने में जी मेरे को समझ में ना आए, मैं लगा रहा। इतने में बातचीत चलती रही। उनमें से 2-4 लोग अपना बियर पी रहे थे वो, तो मैंने बताता रहा। रिसेप्शन पे बैठे हुए थे वो। तो उसमें मैंने कहा जी 5 मिनट लगेंगे जी। फिर बोले ना, मैं कहा जी 5 मिनट और लगेंगे। कहते नहीं जी 10 मिनट लगाओ जी, आधा घंटा लगाओ जी, 1 घंटा लगाओ जी। पंजाबी समझते आप थोड़ी बहुत। कहते आप पता वेले बैठे हैं। कहते हम तो खाली बैठे हैं, आप देख लो। यानी वो टॉन्टिंग में मैं बोलने शुरू कर दिया। मेरे को समझ में ना आई जी। अब बेइज्जती होने वाली मेरी और मेरे गुरुओं की। मैं बड़ा परेशान। सर जी मेरे को 1.25 घंटा हो गया। वो कहने लगा चलो जी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, आप पैसे भी रख लो। मतलब बेइज्जती कर रहा था। मैंने कहा यार 5-7 मिनट के बाद मेरे को पकड़ में आ गई। मैंने पकड़ लिया उसको। मैं थोड़ा तो गुस्से वाला हूँ, तो मैंने उसको पकड़ लिया। बदतमीजी से मैंने भी बात कर ली। मैंने कहा बात सुन, तेरा अंडरवेयर का रंग तो तब बताऊंगा ना, तूने अंडरवेयर पहन ही नहीं रखा। उसने क्या करा, जाके वॉशरूम में उतारा है पट्टा। अच्छा, मुझे पता नहीं लगा। वो बंदे के सर्दियों के दिन थे, उसके यहाँ में माथे पे हल्का हल्का पसीना आ गया। आज वो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट है। अरे क्या बात है। उसकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इतनी डीप विद्या। तो अगर मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले, नहीं तो बेकार है, बकवास है। तो हमने जो इस विद्या को मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि वो हमने इस चीज़ों को ऐसे कर लिया ना, शादी ब्याह का, बस कि शादी के टाइम हम मिलान करने लग गए इसका। करेक्ट।
ठीक है ना, इतनी छोटी सी साइंस है नहीं है, बहुत बढ़िया। आज हमने, आप देखो ना, अभी कह रहे इतने लोगों का नाम है, आप अधिकतर देखोगे ना मेजोरिटी में जिन लोगों का नाम है वो ब्राह्मण नहीं है आज भी। हम जैसे लोग हैं जिन्होंने उसकी मार्केटिंग करी है, जो 1-1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में डेली का, करेक्ट, वो लोग आगे बढ़े हैं। इसीलिए मुझे आपके पॉडकास्ट में आने का मुझे जरूरत भी पड़ी और आपने बुला लिया, और मुझे मतलब अवेयर करने का मतलब है, मैं आप लोगों से सबसे और आपको ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना बात की डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को मानना ही है, लोग कहते हैं ना कॉन्फ्लेक्सा बोल दो, स्विच वर्ड है जी। अरे अगर मानना ही है तो कह राम जी का नाम खत्म हो गया, कृष्ण जी का नाम खत्म हो गया, हमारे पास और कोई देवी देवता है ही नहीं। हमारे पास तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर देवी देवता है। आपको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाइए, पैसा चाहिए माँ लक्ष्मी के पास जाइए, बल चाहिए हनुमान जी के पास जाइए, आप आधे सन्यासी रहना चाहते हैं, आधे भोगी रहना चाहते हैं, शिव जी के पास जाइए, ठीक है ना। आप गृहस्थ में रह के भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो भोले शंकर जी हैं। यानी हर चीज़ के पीछे आप कुछ भी नहीं मानना चाहते, जब भी है आपके पास कुछ नहीं है भगवान को अर्पित करने के लिए, तब भी सब कुछ है। आप एक वहीं पे लोटा पड़ा हुआ है, वहीं से पानी भरिए, वहीं पे चढ़ा दीजिए, खाली हाथ गए तो आप आ जाओ, फिर भी आप कुछ ना कुछ लेकर के आओगे। तो कहाँ कमी रह गई है हमारे बीच में। तो मुझे ये लगता कि एक तो हमने जो इसका व्यापारीकरण कर दिया, उनमें इंक्लूडिंग मी, मैं अपने को भी उस चीज़ से पीछे नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, लेकिन मैं इतनी बात अपनी तारीफ खुद ये करना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ विद हार्ट, मेरी आंख में सुअर का बाल नहीं है। गहरी बात है। हाँ, इतना बात है। मैं आज भी बनिया का बेटा हूँ, पैसे कमाने फिर तो मेरे पास और बहुत कुछ आता है। मैं तो इंटीरियर डिजाइनर था, फिर तो मैं वही बहुत कुछ कर लेता। बहुत बढ़िया। तो बॉटम लाइन ये है कि विद्या सही तरह से सही इंसान के पास जाकर अगर आप पूछेंगे तो सही चीज़ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। मज़ा बहुत आया मुझे आपसे बात करके, अब मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के, लेकिन अगली बार ज़रूर मिलेंगे। मैं दोबारा आऊँगा जी, आप दोबारा आएंगे। और तो। अगला हम लोगों के कमेंट्स चाहेंगे कि लोग अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि हम आगे कभी ये सवाल आपके सामने रख सकें, और हो सकेगा मैं नाम भी लेकर पूछूंगा कि किसने वो सवाल पूछा, तो हो सकता है हम उनके हेल्प भी कर सकें। कह सकता हूँ कि मेरे ना अभी एक वर्कशॉप आ रही है जी, 20 और 21 सितंबर की, होटल ली मेरिडियन दिल्ली, ओके, कनॉट प्लेस, ओके, नई दिल्ली। उसमें मैंने यही सब चीज़ें, कुछ एक चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। हालांकि अब 2 दिन में मदर का नाम या फादर का नाम बताना तो नहीं सिखा सकते, ऑफ कोर्स नहीं सिखा सकते, उस चीज़ को मुझे 8 साल लगे सीखने में। बट मैं आपको ना क्लू दे सकता हूँ, एक चीज़ बता सकता हूँ, ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई आकर वो उस वर्कशॉप को अपने आप को एनरोल करना चाहता तो क्या तरीका है? मेरा एक नंबर है, अच्छा, उस नंबर पे वो जाएंगे या मेरे को गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाता, इजीली मिल जाता, ढूंढना नहीं पड़ता। ओके, और वहाँ पे वो कहेंगे, मेरा स्टाफ फ़ोन उठाता है, वो आपको बता देगा। फिलहाल लेंगे तो उसमें शायद कोई डिस्काउंट भी है, मुझे नहीं पता, वो सब लोग देखते हैं। वो तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और लोग आकर वो एक बारी चेक कर लेंगे। ठीक है। और कोई व्यक्ति आपके माध्यम से आएगा तो फिर हम कुछ स्पेशल भी कुछ रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, डिस्काउंट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के रेफरेंस से जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यही आप यही है। अरे मेरा भगवान जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि मैं आपके पास अपना नाम या अपना पैसा बनाने के लिए नहीं आया जी। जो लोगों के 10 लोगों को भी ये बात, किसी को गलतफहमी दूर हो गई, 5 लोग भी अगर ये मोटिवेट हो गए तो मुझे लगता है कि मैंने ऊपर वाले को जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।